प्यारी बहू की लालची सास। राजगढ़ की गौरी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। गौरी के पिता मेहनतकश किसान थे। वो सारा दिन खेतों में काम करते। गौरी अपनी माँ का किचन में हाथ बटाती। वो जंगल से लकड़ियाँ बीनती और माँ के चूल्हे में मदद करती। एक दिन वो जंगल में लकड़ी बीनने गई थी कि तभी उसे रोने की आवाज आती है। अरे, यहाँ कौन रो रहा है? इस जंगल में भला किसी के रोने की आवाज? जरूर कोई जंगल में फंस गया होगा। वो देखती है तो उसे एक परी दिखाई देती है जिसका एक पंख टूटा होता है। अरे, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? मैं परीलोक की रानी हूँ। पृथ्वीलोक में घूमने आई थी, लेकिन देखो ना, मेरे पंख ही टूट गए। अब मैं कैसे उड़ान भरूंगी? अरे, इसे जोड़ना तो आसान है। रुको, मैं अभी जोड़ देती हूँ। ये कहकर गौरी लकड़ी और रस्सी की सहायता से पंखों को जोड़ देती है। परी अपने जुड़े हुए पंखों को देखकर खुश हो जाती है और गौरी को वरदान देती है कि वो पूर्णिमा की रात किसी भी चीज को हाथ लगाएगी तो वो सोने की हो जाएगी। लेकिन गलती से अगर उसने किसी इंसान को छू लिया तो वो अगली पूर्णिमा तक सोने का ही रहेगा। गौरी घर आती है और सारी बात अपने माता पिता को बताती है। गौरी की माँ उसे कहती है, तू भी ना गौरी, सारा दिन परियों की कहानियां पढ़कर स्वप्न लोक में ही रहती है। नहीं माँ, मैं सच बोल रही हूँ। देखो, आज पूर्णिमा की रात है ना, इसलिए डर के मारे मैं कोई सामान भी नहीं छू रही हूँ। अच्छा, ऐसी बात है बिटिया रानी, तो जरा इस घड़े को हाथ लगा दे। गौरी घड़े को जैसे ही हाथ लगाती है वो सोने का हो जाता है। गौरी के माता पिता घड़े को देखकर हैरान रह जाते हैं। अगले दिन गौरी के पिता उस घड़े को सुनार के पास बेचने जाते हैं तो रास्ते में उन्हें कंचा काकी मिलती है। वो सोने का घड़ा देखकर गौरी के पिता से पूछती है, अरे गौरी के बापू, ये पीतल तो बड़ा चमक रहा है। अरे काकी, ये पीतल नहीं, सोना है, सोना। बेचने ले जा रहा हूँ। अरे, कहीं कोई लॉटरी लग गई है क्या? इतना सोना? गौरी के पिता काकी को गौरी को परी द्वारा दिए वरदान के बारे में बताते हैं। काकी गौरी के पिता की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और फिर अगले दिन काकी गौरी के घर आती हैं। गौरी के बापू, तुम्हारे लिए मैं एक खुशखबरी लाई हूँ। तभी गौरी की माँ पूछती है, क्या खुशखबरी है काकी? अरे, तुम्हारी बेटी का रिश्ता मैं अपने बेटे से करना चाहती हूँ। अरे, कब तक अपनी सयानी लड़की को घर पर बिठा कर रखोगी? हाँ, देखो काकी, मैं ऐसे ही व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी कराऊंगा जो गौरी के वरदान से नहीं, उसके गुणों को समझे। अरे, हमें तो गौरी के गुण अच्छे लगे, इसीलिए तो आ गई हूँ मैं। फिर गौरी के माँ बाप मान जाते हैं और उसकी शादी काकी के बेटे से हो जाती है। अगले दिन, अरे गौरी, कल पूर्णिमा की रात है। तुम्हारे पिताजी परी के वरदान के बारे में बता रहे थे, तो मैं ना कुछ चीजें रख दूंगी, जरा हाथ लगा देना। तभी गौरी का पति वहां आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या जरूरत है गौरी के वरदान को इस्तेमाल करने की? वैसे भी मेरी मेहनत से घर तो चल ही रहा है ना। और गौरी के पिता ने भी यही कहा था कि वो ऐसे ही व्यक्ति से उनकी बेटी की शादी करेंगे जो गौरी के वरदान से नहीं, उसके गुणों को समझे। अरे बस कर किताबी बातें। तेरे लिए क्या लड़कियों की कमी थी जो मैं ये किसान की बेटी घर ले आती? और सुन गौरी, कल अगर तूने सारी चीजों को सोने का नहीं किया तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी और अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी, समझी? इतना कहकर गौरी की सास वहां से चली जाती है। अगली पूर्णिमा की रात गौरी की सास गौरी के सामने ढेर सारे बर्तन रख देती है और कहती है, जल्दी कर गौरी, रात खत्म हो जाएगी। जल्दी जल्दी इन सारे बर्तनों को हाथ लगाकर सोने का कर दे। गौरी करती भी तो क्या, वो जैसे ही एक छोटे से बर्तन को छूने वाली होती है कि उसकी सास भड़क जाती है। क्या मजाक बना रखा है? इतने छोटे से बर्तन में क्या होगा? ये ले, ये बड़ा वाला बर्तन। जैसे ही बड़ा सा बर्तन लेकर गौरी की सास उसकी तरफ बढ़ती है, वैसे ही बर्तन के बाहर से वो धड़ाम से गिर जाती है। सास को गिरा देख गौरी उन्हें संभालने दौड़ती है और वो सास को हाथ लगाकर कहती है, अरे सासू माँ, क्या हो गया आपको? कहीं चोट तो नहीं लगी ना? लेकिन जैसे ही वो हाथ सास से हटाती है तो देखती है कि उसकी सास सोने की हो गई है।
गौरी सोनी की सास को देखकर रोने लगती है और अपने पति से कहती है, मुझे परी ने कहा था कि अगर मैं किसी इंसान को हाथ लगाती हूँ तो वो अगली पूर्णिमा तक सोने का ही रहेगा। अब मैं क्या करूँ? अरे करना क्या है, माँ को उठाकर अलमारी में रख दो। और हाँ, लालच का फल बुरा ही होता है। ज्यादा बड़े बर्तन को सोने का बनाने के चक्कर में माँ का ये हाल हुआ है। ये कहकर वो दोनों माँ की तरफ देखने लगते हैं। राइना बचपन से ही खूब सुंदर थी। उसके लंबे लंबे घुघराले बाल से हमेशा उसका चेहरा ढका रहता। अरे भूत बनकर घूमती रहती है, चल तेरे बाल कटवा दूं। अच्छा, क्यों भला? स्कूल में तो सारा वक्त बांधकर घूमना पड़ता था। अब तो मैं कॉलेज जाऊंगी और बाल खोल कर घूमूंगी। हाँ। अरे ये बाल देख रही है, ऐसे लगता है जैसे मधुमक्खी का छत्ता। खैर, घने घने घुंघराले बालों से राइना सुंदर तो लगती, लेकिन उसे संभालना उसके लिए बड़ा काम था। माँ, अरे माँ, शैम्पू खत्म हो गया है। इस बार वो वाला लाना ना जो घुंघराले बालों को और बाउंसी बनाता है। माँ ले आना, हाँ जरूर से। कल मेरा कॉलेज का पहला दिन है। मैं चाहती हूँ सब मुझे देखकर जले। अगले दिन राइना कॉलेज पहुंचती है, जहाँ एक लड़का उसे छेड़ते हुए कहता है, अरे लगता है चाउमीन में सोया सॉस कुछ ज्यादा ही गिर गया। अरे मुझे तो चेहरा दिख ही नहीं रहा। लड़कियां भी राइना का मजाक उड़ाती है। अरे यार, ये कंगना की कॉपी करके कौन आया है? लोकल कंगना और कौन? राइना को सभी पर गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। स्कूल में तो बाल बंधे ही रहते थे, लेकिन कॉलेज में राइना एक लड़की से कहती है, हाय, मेरा नाम राइना है। मुझे आर्ट्स डिपार्टमेंट में जाना है। कहाँ से है रास्ता? अपने बाल हटाकर देखो, सामने ही बोर्ड लगा है। राइना को कॉलेज में भी दोस्त बनाने में दिक्कत आ रही थी। वो रोते रोते घर आ जाती है। माँ, मैं क्या करूँ? आज तो सारा दिन लोगों ने न जाने क्या क्या बोलकर मेरा मजाक ही बना कर रख दिया। माँ प्लीज कुछ करो ना मेरे बालों का। मैंने तो पहले ही कहा था कटा दे, पर तू। अरे कटाने से क्या होगा, उल्टा जो थोड़े बांध कर ये इन्हें समेट सकती है ना, वो भी नहीं कर पाएगी। तो क्या मेरी कोई दोस्त नहीं बनेगी कॉलेज में, या मैं हमेशा लोगों के मजाक का ही शिकार होती रहूंगी? राइना जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसका छोटा भाई आ जाता है और राइना के बालों के बीच एक पेंसिल छुपा देता है। तभी उसका दोस्त भी पीछे से आ जाता है। अरे ढूंढो ढूंढो, कहाँ है पेंसिल? मैं नहीं बताऊंगा। दोस्त काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे पेंसिल नहीं मिलती। वो वहाँ से चला जाता है। थैंक्स दी, आज आपके बालों ने तो मुझे बचा ही लिया। अच्छा, बहुत दिनों के बाद बालों को लेकर कुछ अच्छा सुनने को मिला। मुझे भी पहले लगता था कि मेरे बाल सबसे सुंदर है, लेकिन अब पता चला। अरे क्या पता चला, क्या हो गया? देख, किसी भी चीज के ना दो पहलू होते हैं। या तो तुम बालों से ही लोगों का मन जीतो, या फिर रोती रहो। अब ऐसे घने बाल तो तुम्हें भगवान ने दिए हैं। राइना को पिता की बात समझ में आ जाती है। वो सोच लेती है कि जिन बालों के कारण वो कॉलेज में एक भी दोस्त नहीं बना पा रही है, उन्हीं बालों से वो दोस्तों की लाइन लगवा देगी। अगले दिन कॉलेज में डेस्क में राइना बालों को आगे कर लेती है और लोगों को लगता है कि राइना का चेहरा पीछे है, लेकिन राइना घने घुंघराले बालों को हटाकर हंसने लगती है। देखा मेरे बालों का कमाल? इससे मेरा चेहरा भी नहीं दिखता और मैं चलती क्लास में सो भी सकती हूँ। सभी राइना को देखकर हंसने लगते हैं। क्लास में परीक्षा चल रही होती है तो राइना अपने बालों में चीटिंग के पेपर छुपा छुपा कर आसपास के बच्चों की मदद भी कर देती है, जिसके बाद से तो राइना क्लास की हीरोइन बन जाती है। वाह राइना, तेरे बाल तो बहुत कमाल के हैं। मैं तो इन्हीं के कारण पास हो गई। और पता है, मैं तो अपने काम का सामान राइना के बालों के बीच में ही फंसा देती हूँ। जैसे जैसे काम होता है वैसे वैसे इस्तेमाल करती हूँ। अब तो क्लास में हर कोई राइना के साथ बैठने की जिद करता। राइना में इसे लेकर घमंड आ जाता है। उसे लगता है कि वही क्लास की सबसे डिमांडिंग लड़की है। फिर एक दिन, मैं इस कॉलेज में नई नई आई हूँ, क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? मैं?
ओह सॉरी, मैं इस क्लास की सबसे डिमांडिंग लड़की हूँ। हर कोई मेरे साथ ही रहना चाहता है। एक काम करो ना, वो पीछे की सीट दिख रही है, जाओ जाकर वहीं बैठ जाओ। लड़की को रायना की बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो करती भी तो क्या, जाकर चुपचाप पीछे की सीट पर बैठ जाती है। तो आज का लेसन सबने याद किया है ना बराबर से? जितनी भी चीटिंग करने वाली लड़कियां थी वो रायना के पीछे जाकर बैठ जाती है और जोर से चिल्लाती है, जी मैम, सब कुछ याद है, कहीं से भी पूछ लो, हम तो मास्टर हैं मास्टर। क्यों? ये बोलकर वो रायना के कंधे पर हाथ रख देती हैं। रायना भी खुश होती है कि कॉलेज की सबसे स्मार्ट लड़कियों का ग्रुप उसका दोस्त है। पीछे बैठी वो लड़की देखती है कि कैसे मैडम के सवाल लड़कियां रायना के सर को देखकर दे रही है। शाबाश, मुझे खुशी है कि तुम लोग इतनी अच्छी पढ़ाई करने लगी हो। मैं प्रिंसिपल से कहकर तुम लोगों की स्कॉलरशिप की बात करूंगी, जिससे तुम लोगों के माता पिता का पैसा जो फीस में लग रहा है वो बच जाए। सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं। टीचर के जाने के बाद एक लड़की कहती है, गर्ल्स, अब हम लोग ना सिर्फ सबसे स्मार्ट बल्कि सबसे इंटेलिजेंट भी हो गए हैं। इसी बात पर आने वाले संडे को मेरे घर पर पार्टी, सबको आना है, ओके? सभी लड़कियां पार्टी के लिए एक्साइटेड हो जाती हैं। रायना भी। माँ, मेरे कॉलेज की सबसे स्मार्ट लड़की ने पार्टी रखी है संडे को। मैं भी वहाँ सबसे अच्छी दिखना चाहती हूँ, लेकिन ये बाल। घुंघराले बालों का तो कर भी क्या सकती है। तभी उन लोगों की नजर पार्लर के एक इश्तिहार पर पड़ती है जो 3000 रुपए में बाल स्ट्रेट कर रहा था। माँ, मुझे पैसे देना, मैं बाल सीधे करवा कर आती हूँ, संडे को पार्टी में सबसे अच्छी लगूंगी। बस फिर क्या था, अपने घुंघराले बालों को रायना पार्लर जाकर स्ट्रेट यानी कि सीधा करवा लेती है। और फिर पार्टी वाले दिन, हाय गर्ल्स, कैसी लग रही हूँ मैं? ओह नो, शिट, ये क्या करवा लिया बालों का हाल? और जिसके घर पार्टी थी वो लड़की, अरे ये क्या करवा लिया? तुम्हें मालूम नहीं है, जिस बालों में चीटिंग रखकर हम लोग टीचर के अगर इम्प्रेशन जमाते थे, उन बालों को तुमने। अरे हमें तो स्कॉलरशिप भी मिलने वाला था, अब तुमने बाल सीधे करवा लिए। अब तुम हम लोगों के लिए किसी काम की नहीं हो। अरे लेकिन हम दोस्त तो है ना, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? हमें तेरे अच्छे और बुरे लगने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों को तेरे बालों से फायदा था, अब वो नहीं है तो हम तेरे दोस्त भी नहीं है। जाकर बाल वापस घुंघराले करके आ, तभी तो हम लोगों की दोस्त बन सकती है। रायना रोते रोते घर आती है और माँ को सारी बात बता देती है। माँ, ला पैसे दे, मैं बाजार जाकर बाल ठीक करा के आती हूँ। लेकिन माँ, मुझे ये बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, काश ये बाल मैं पहले ही सीधे करवा लेती। देख बेटा, पैसे तो मैं तुझे दे दूं, लेकिन वैसे बाल करके तू फिर ऐसे दोस्त बनाएगी जो तेरे साथ मतलब के लिए जुड़े हैं। लेकिन इन बालों में तू ऐसे दोस्त बनाएगी जो तेरे साथ जीवन भर का साथ निभाएंगे। रायना को माँ की बात समझ में आ जाती है। कामचोर देवरानी। एक बार की बात है, सुषमा अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी मोहन नगर में रहती थी। उसकी 2 बहुएं थी, पल्लवी और शिवानी। एक दिन दोनों बहुएं रसोई में काम कर रही होती है कि तभी उनकी सास सुषमा उन्हें बुलाती है। अरे बहू, जरा इधर तो आना। शिवानी, जरा जाकर देखना सासू माँ क्या कह रही हैं। दीदी, आप ही देख लो ना जाकर, आपको भी तो सुनाई दे रहा है। अरे मैं आटा गूंद रही हूँ ना, तुम चली जाओ। हाँ, तो मैं भी तो सब्जी काट रही हूँ ना दीदी। अरे बहू, जल्दी आओ। ओह, ये तो जाएगी नहीं, मैं ही जाकर देखती हूँ कि क्या करना है। पल्लवी सुषमा के कमरे में जाती है। जी मम्मी जी, क्या हुआ? शाम को घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो तुम अच्छा सा खाना बना लेना बहू। ठीक है मम्मी जी, आप बता दीजिए क्या क्या बनाना है और कितने लोग आ रहे हैं। सुनील की मौसी जी और उनका पूरा परिवार आ रहा है। कुल मिलाकर 3 लोग और हमें मिलाकर हुए 9 लोग। तो अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दो। और हाँ, घर की सफाई भी कर देना, हाँ, अच्छे से। जी मम्मी जी, सब काम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। पल्लवी शिवानी को घर में मेहमान आने वाले हैं इसके बारे में बताती है। क्या?
9 लोगों का खाना बनाना होगा, घर की सफाई करनी है। बाप रे, सासू माँ ने तो हमें घर की नौकरानी ही समझ कर रखा है। ऐसा नहीं बोलते शिवानी, हम इस घर की बहू हैं और घर के काम करना हमारा फर्ज है। दीदी तो है ही सासू माँ की चमची, जब देखो सासू माँ सासू माँ। मैं तो इतना सारा काम नहीं करने वाली। शिवानी कपड़े लेकर गमला साफ कर रही होती है और चक्कर आने का नाटक करने लगती है। मेरा सर चकरा रहा है। तभी वहां पल्लवी और सासू माँ जाते हैं। अरे बहू, क्या हो गया तुम्हें? मम्मी जी, बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है। तुम एक काम करो शिवानी, आराम कर लो। नहीं नहीं दीदी, घर में मेहमान आने वाले हैं, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। अरे कोई बात नहीं शिवानी, तुम आराम कर लो, मैं सब काम कर लूंगी। ठीक है दीदी, अगर आप इतना कह रही हैं तो आराम कर लेती हूँ। शिवानी आराम से अपने कमरे में मैगजीन पढ़ रही होती है। इसे कहते हैं आराम की जिंदगी। इतना सारा काम। चलो सारा काम खत्म हो गया, शिवानी को देख आती हूँ। शिवानी अपने कमरे में ईयरफोन में गाने सुनते सुनते सो जाती है और उसके साइड में मैगजीन भी रखी होती है। पल्लवी वहां आ जाती है और वो सब देखती है। ओहो, तो मतलब सब काम चोरी का बहाना था। अभी बताती हूँ इसको। घर का सारा काम मुझे करना पड़ा और ये महारानी यहाँ मैगजीन पढ़ रही है, गाने सुन रही है। पल्लवी रसोई से एक प्लेट और चम्मच लेकर आती है और शिवानी को थाली बजाकर उठाने लगती है। शिवानी अचानक से उठती है। उठ गई महारानी, गाने भी सुन लिए, मैगजीन भी पढ़ ली। तुम तो बहुत बड़ी झूठी निकली शिवानी। तुमने सर दर्द का बहाना बनाया ताकि काम करने से बच सको। हाँ, बनाया बहाना, तो क्या करती, इतने सारे काम करती। मुझे कोई शौक नहीं है चापलूसी का। क्या चापलूसी? तुम्हें लगता है कि मैं सारे काम चापलूसी के लिए कर रही हूँ? और नहीं तो क्या। तभी वहां सासू माँ आ जाती हैं। अरे बहू, वो लोग बस आने ही वाले हैं, तुम तैयारियां कर लो। जी सासू माँ, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। सब खाना खाने बैठते हैं और खाना शुरू करते हैं। तभी सुनील की मौसी बोलती है। वाह भाई वाह, खाना तो बहुत ही अच्छा बना है सुषमा जी, एक एक चीज में क्या स्वाद है। ये सुनकर शिवानी मुंह बना लेती है। उसे अपनी जेठानी की इतनी तारीफ रास नहीं आती। आपकी बहुएं तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ, बनाती तो दोनों ही अच्छा है, पर आज ना ये सारा खाना बड़ी बहू ने बनाया है। छोटी बहू की तबीयत ठीक नहीं थी, सो इसलिए। मानना पड़ेगा सुषमा जी, आपकी बड़ी बहू तो बहुत ही गुणवान है। पल्लवी की तारीफ सुनकर शिवानी को जलन होती है। पल्लवी ये सुनकर खुश हो जाती है और शिवानी की तरफ देखकर उसे चिढ़ाती है। कुछ देर बाद मेहमानों के जाने का वक्त हो जाता है। मौसी जी सबके लिए उपहार लाई होती है। वो सबको शगुन के पैसे देती हैं और अंत में पल्लवी के पास आती है। तुम्हारे लिए शगुन का लिफाफा तो है ही, पर बहू तुम्हें एक और उपहार भी मिलेगा इतना अच्छा खाना बनाने के लिए। मौसी अपने सोने के कंगन निकालकर पल्लवी को पहना देती है। ये लो, ये मेरे मनपसंद कंगन है, अब से ये तुम्हारे हुए। धन्यवाद मौसी जी। ये देखकर शिवानी तो पूरी तरह से जल जाती है और गुस्से से रसोई में चली जाती है। तभी वहां पल्लवी आ जाती है और उसे अपने कंगन दिखाने लगती है। देवरानी जी, अब आपका सर दर्द ठीक तो है ना? मुझे लगता है कि अब सर दर्द शुरू हो गया होगा आपका।